नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। किसी देश की आन बान और शान क्या होती है? भारत की आन बान और शान क्या है? हमारे देश की आन बान और शान है हमारा तिरंगा। तिरंगे से बड़ा एक भारतवासी के लिए कुछ भी नहीं है। और ये तिरंगा है, ये अगर हमारी आन बान और शान है तो इसकी आन बान और शान कैसे कायम रहे, इसके लिए हम भारतवासियों को किसी भी हद तक गुजर जाने के लिए कहा गया है और सिखाया गया है। लेकिन बाज़ार के लिए और व्यापार के लिए ऐसा मुझे लगता है तिरंगे की आन बान और शान के साथ खिलवाड़ किया जाए, वो नियम बदल दिए जाएं जो तिरंगे की शान को सबसे ऊपर करते थे, वो इज़्ज़त ख़त्म कर दी जाए, तो आप क्या कहेंगे? आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव करके तिरंगे के साथ में कुछ छूट दे दिए, कुछ लिबर्टी ले लिए। और ये लिबर्टी लेने के पीछे एक पूरा व्यापारिक वातावरण है, पैसे का मामला है। आखिर ये बदलाव क्यों किए गए, किसके लिए किए गए, उसकी वजह क्या है, इस पे बात करेंगे और आपको तफसील से बताएंगे कि तिरंगे का धंधा इस मुल्क में क्या है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। तिरंगे का जो कानून है उसको लेकर मौके पर चौका मारा गया है। एक हमारे देश में तिरंगे का सम्मान कैसे किया जाएगा, इसको लेकर एक फ्लैग कोड बना हुआ है, झंडा संहिता। और झंडा संहिता में साफ साफ लिखा हुआ है कि तिरंगे की इज़्ज़त इस देश के लोग कैसे करेंगे। झंडा संहिता को लेके अगर मैं उसकी बहुत ज़्यादा फ्लैग कोड को लेके मैं डिटेल बताऊंगा तो वीडियो की दिशा थोड़ी सी बदल जाएगी। लेकिन फ्लैग कोड में हमारी सरकार ने कुछ बदलाव कर दिए हैं। आपको याद होगा कि पहले तिरंगा शाम होते ही बिगुल की आवाज़ के साथ, सबू और बहुत सारे सैल्यूट के साथ उसको इज़्ज़त के साथ ध्वज को नीचे उतारा जाता था। उसका एक लंबा प्रोटोकॉल था, उसके एक नियम थे। उसको जिस तरह उसकी तह लगाते थे, जिस तरह से उसको ले जा के रखना, हर चीज़ के लिए एक नियम तय था। एक शान थी, एक बादशाह की शान होती है कि उसके सामने अगर आप जाएंगे तो झुक के जाएंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे। इसी तरह से तिरंगे की एक शान होती थी। ये नहीं कि आपने तिरंगा एक बार लगा दिया और वो दिन रात इधर उधर हवा में, थपेड़ों में, धूल में, बारिश में ख़राब हो रहा है। इसके अलावा जिस तरह से आपका तिरंगा है, उसकी एक शान है, उस तरह से ये भी एक प्रोटोकॉल बनाया गया था कि ये नहीं किसी भी कपड़े से उठा के आप तिरंगा बना दें। तिरंगे को बनाने के लिए बड़ा गौरवपूर्ण कपड़े का भी एक सिस्टम तय किया गया था कि ये खादी का कपड़ा होगा, उसकी माप तय थी, उसके रंग तय थे, उसका प्रोटोकॉल तय था और उसको किस तरह से सिला जाएगा ये भी तय था। तभी वो असली तिरंगा होता था। और उसके अलावा कोई तिरंगा बनाता था, फहराता था तो वो कानूनन मान्य नहीं था, ध्वज संहिता में मान्य नहीं था, फ्लैग कोड इसकी इजाज़त नहीं देता था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने एक बड़ा नियम में बदलाव कर दिया है। इसमें धंधा कहाँ है, इसमें कारोबार कहाँ है, इसमें मैं आऊँगा। और इस नियम में अब उन्होंने ये कर दिया है कि तिरंगा जो है दिन रात फहराया जा सकता है। शाम को सूर्यास्त के बाद तिरंगे को ससम्मान उतार कर रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा तिरंगा जिसको खादी से बनाया जा सकता था, उसको बनाने का पूरा प्रोटोकॉल था। आपने पढ़ा होगा कि तिरंगा कैसे बनाया जा सकता था, उसको फहराया कैसे जाएगा। उसके लिए झंडा संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 इस देश में था जो इस काम को कर रहा था। लेकिन 20 जुलाई के दिन एक आदेश जारी किया गया जिसमें एक संशोधन किया गया है और इसके जो भाग 2 के पैरा 2.2 के खंड 11 को
बदल दिया गया है। और अब उसका मतलब ये है, जहाँ खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर प्रदर्शित किया जाता है, उसे दिन रात फहराया जा सकता है। इससे पहले तिरंगे को सूर्यास्त, जैसे मैंने बताया, उतार लिया जाता था। और इसके अलावा ये एक चीज़ और भी थी कि मशीन से बने और पॉलिएस्टर के झंडे के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होती थी, लेकिन सरकार ने झंडा संहिता में संशोधन कर दिया है। अब आप मशीन से बने हुए और पॉलिएस्टर के झंडे भी फहरा सकते हैं। अभी तक खादी का झंडा और हाथ का सिला हुआ होता था। ये हमारे झंडे का गौरव था, ये उसका सम्मान था, ये उसकी रिस्पेक्ट थी। और इसमें जो बदलाव करते हुआ कहा गया कि हाथ से काता, हाथ से बुना हुआ जो झंडा होता था, वो उसको बदलकर उसमें ऊन, रेशमी, खादी वगैरह वगैरह और उसके साथ में पॉलिएस्टर भी जोड़ दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे वजह क्या है। हमेशा जब भी कोई बदलाव होता है तो एक वजह वो होती है जो आपके सामने आपको बताई जाती है, और दूसरी वजह वो होती है जो पीछे की वजह होती है, जिसको हम सब देख लेते हैं, जिसको एनालिसिस के ज़रिए पता लगाया जाता है, लेकिन वो आधिकारिक वजह नहीं होती है। वो वजह आपके अनुमान पर आधारित होती है। तो सरकार ने जो वजह बताई है वो ये बताई है कि इस आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, तो अब खूब सारा झंडारोहण होगा। और सरकार ने एक अभियान भी चलाया है। उस अभियान के तहत जब झंडा लोग फहराएंगे तो ध्वज की अवमानना ना हो, बेइज्जती ना हो, इसलिए ये कोड बनाया गया है। यानी पहले थप्पड़ मारने से किसी को अगर उसकी बेइज्जती होती थी तो सरकार ने नियम बदल दिया है। अब कह दिया कि अब थप्पड़ मारोगे तो बेइज्जती नहीं होगी, रात को आप झंडे को फहराओ, दिन रात फहरने दो, ध्यान मत दो, चलेगा। ये बदलाव किया गया है, नियम ही बदल दिया बेइज्जती का। अब आप कहेंगे ये बदलाव क्यों हुआ? दरअसल भारत में झंडा अपने आप में एक बड़ा कारोबार है, बहुत बड़ा कारोबार। अब आप कहेंगे कारोबार कैसे है? तो मैं आपको एक ये खबर बताता हूँ इकोनॉमिक टाइम्स की, जो बताती है कि किस तरह से झंडा एक कारोबार बन गया है। ज़्यादातर शहरों में भारत के आप देखते होंगे ऊंचे ऊंचे और बड़े बड़े झंडे फहरा रहे हैं, और वो झंडे बड़े से हाई मॉस पे लगे होते हैं। शहर में किसी न किसी एक दो जगह पर वो झंडे लगे होते हैं। बहुत सारे लोग, सेल्स के लोग, कंपनियों के उसको एंडोर्स करने वाले लोग अलग अलग जगहों पे, कुछ आर्मी के ठिकानों पे, कुछ दूसरी जगहों पे जा के नगर निगम को, अधिकारियों को कहते हैं कि साहब झंडा लगाइए, और वो झंडा लगवा देते हैं। झंडा लगाने के पीछे वजह क्या है? झंडा लगाने के लिए वजह ये है कि अगर आप एक झंडा बनाते हैं तो जैसे कि अभी केंद्र सरकार ने एक आदेश दिया कि देश भर की जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें झंडा लगाया जाए, बड़ा वाला झंडा, ऊंचा वाला, जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस पे लगा है, वो काफ़ी ऊंचा है, उससे छोटे वो लगाया जा रहा है। तो पता चला कि उस झंडे की जो कॉस्ट आ रही है वो 45 लाख रुपए। अब झंडा कौन बनाता है? एक नवीन जिंदल होते थे हिसार वाले, जो कांग्रेस पार्टी के सांसद भी थे। वो लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में जाके वो लड़ाई लड़के आए कि नागरिकों को झंडा फहराने का होना चाहिए वगैरह वगैरह। उन्होंने एक फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया बनाया, और जिसके ज़रिए वो लगातार कई जगहों पे देश भर में झंडे फहरा रहे हैं, और करीब 90 जगहों पर वो झंडा लगा चुके हैं। ये झंडा लगाने वाला जो संस्थान है, ये जो सांसद हैं नवीन जिंदल, उनका ये नॉन प्रॉफिट संस्थान है। तो जो 90-91 जगह इन्होंने झंडे लगाए हैं, जिसमें कनॉट प्लेस का झंडा भी है, दूसरा झंडा भी है, उनको आप एक बार के लिए मान लें कि चलो मुनाफे के लिए लगाए होंगे, लेकिन बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी इस काम को कर रही हैं। और अब अधिकारियों के पास ऑप्शन आ गया है, ऑप्शन कि आप फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया से लेने के बजाय कहीं और से भी झंडे ले सकते हैं। जो केंद्र सरकार ने जैम करके एक पोर्टल बनाया है, जहां से केंद्रीय कार्यालय खरीदारी कर सकते हैं, वहां पे भी लाखों रुपए की कीमत लगा के झंडे रखे गए। और ये झंडे जब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में लगने वाले हैं तो 45 लाख का एक झंडा लगेगा। और इस तरह से हर जगह पे इस तरह के जो झंडे लगाए जाते हैं उनको लेके खबरें आती रहती हैं। बहुत सारी जगहों पे जहाँ जहाँ फ्लैग फाउंडेशन की तरफ से जहाँ एडवोकेसी नवीन जिंदल कर सकते थे, वहाँ पे उन्होंने खूब सारे झंडे लगवा दिए।
इसके अलावा ये जो प्राइवेट कंपनियां भी पुश करती हैं, और आप जानते हैं प्राइवेट कंपनियां किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को ठिकाने लगाने में एक्सपर्ट होती हैं। अब आप कहेंगे इसमें खराबी क्या है? खराबी ये है कि 45 लाख रुपए का एक झंडा है और इसका सालाना जो मेंटेनेंस होता है वो 75 हज़ार रुपये के आसपास होता है। कोई कंपनी 65 हज़ार, कोई 70, 75, जैसा जहाँ जिसकी सेटिंग हो जाए। और जब इतना महंगा झंडा लगता है और इतना महंगा उसका मेंटेनेंस होता है, तो एक बड़ा मसला ये आ गया कि ये जो झंडे लगाए जा रहे हैं, जो सालों से लग रहे हैं इस भारत में, वो फ्लैग कोड का वायलेशन करके लग रहे थे। जो कानून है, फ्लैग कोड जो है, ध्वज संहिता है, उसका उल्लंघन करके लगाए जा रहे थे, क्योंकि ये झंडे हाथ के बने हुए झंडे नहीं थे, ये पॉलिएस्टर के बने हुए झंडे थे। 20 जुलाई को अभी आदेश आया है कि आप पॉलिएस्टर के झंडे लगा सकते हैं, और भारत में 10 साल से पॉलिएस्टर के झंडे अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े झंडे लगाए जा रहे हैं। मस्तूल होता है बड़ा सा, उसके ऊपर झंडे लगे होते हैं, और फिर झंडा ही नहीं, उस पर तड़ित चालक लगाने पड़ते हैं ताकि बिजली ऊपर से गिरे तो नीचे आए, तो उसका प्रबंधन कैसे हो, और भी बहुत सारी चीज़ें। कई जगह बीकन्स लगाने पड़ते हैं झंडों के ऊपर, बत्तियां, कहीं हवाई जहाज न टकरा जाए। तो वो पूरा एक इंडस्ट्री बन गई है बड़े वाले झंडे को लगाने की। और वो जो इंडस्ट्री है वो फ्लैग कोड को वायलेट करके, उसका उल्लंघन करके झंडे बनाती रही है, और ये उस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी अड़चन थी। कौन सी? वो पॉलिएस्टर के होते थे। दूसरा, इतना बड़ा झंडा अगर एक बार ऊपर चढ़ा दिया तो शाम को उतारा नहीं जा सकता। झंडे का आकार बड़ा होने से उसकी शान नहीं होती है, उसका जो प्रोटोकॉल है उससे उसकी शान होती है। जो एक अंदाज है, जब बादशाह आते हैं तो एक रेड कारपेट बिछता है, उसके ऊपर चलते हैं, 2 लोग पीछे से उनका जो वस्त्र है उसको लेकर चलते हैं, एक आदमी छतरी लेकर चलता है, उससे शान होती है। बादशाह बड़ी चीज़ पे बैठा है, छोटी पे बैठा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक प्रोटोकॉल होता है, एक गरिमा में एक वातावरण होता है। अगर झंडे को आप आन बान शान मानते हैं तो आप, उसका एक प्रोटोकॉल होता है। लेकिन रात को लगातार इन सालों में इन लोगों ने, जो कारोबारी लोग हैं, मोटे पैसे लिए, फ्लैग के मेंटेनेंस का पैसा लिया और उसको लटका के छोड़ देते थे, और कई जगह पे वो कभी गंदा हो जाता था, जो कि गुनाह है। गंदा झंडा फहराना, फटा झंडा फहराना गुनाह है। किसी एक शहर में फटा झंडा लगा है, वो लोग कंप्लेंट करेंगे, उसके बाद में कंपनी का आदमी आएगा, तब तक वो अपमानजनक तरीके से भारत का गौरव खड़ा रहेगा। अब आप समझे होंगे 50 लाख का झंडा, 75 हज़ार का मेंटेनेंस हर साल का। देश में हज़ारों झंडे इस तरह के लगे हुए हैं। 90-95 झंडे तो कुछ केवल फ्लैग फाउंडेशन लगा चुका है, प्राइवेट कंपनियां अलग लगा रही हैं। और इसमें जब ये सब होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा कमीशन खोरी भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन सरकार ने उन झंडे वालों को ये कहने के बजाय कि आप देश के ध्वज का सम्मान करना सीखिए, आपको जो भी करना है इस कानून के दायरे में कीजिए, उसके बजाय सरकार ने ये कहा कि आप जो कर रहे हो कानून को उसके हिसाब से बदल देते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि अमेरिका का कानून बहुत फ्लेक्सिबल है, फला जगह का कानून बहुत फ्लेक्सिबल है। सब जगह के लोगों के अंदर अपने अपने देश के झंडे के लिए सम्मान का भाव अलग अलग होता है। अमेरिका का आदमी उसका टोपी, कच्छा सब बना के पहन सकता है, भारत के लोग नहीं पहन सकते। हमारे लिए झंडे की जगह अलग है। अब एक तरफ तो आप जो झंडे के स्टैंडर्ड्स का लंबे समय से उल्लंघन हो रहा था, उसको आप स्वीकार कर रहे थे। दूसरी तरफ जब चाइना से बन के झंडा आता है तो आप कहते हो कि ये फ्लैग कोड का वायलेशन है, इसलिए इसको आने नहीं देंगे, इसके इंपोर्ट पे रोक लगा देंगे। और उसमें जो कारण बताया वो ये बताया गया कि जो तय मानक हैं उनका पालन नहीं किया जा रहा है, जो चीन से झंडे आ रहे हैं, इसलिए इसके खिलाफ कदम उठाया जा रहा है। और जो मानक थे वो क्या है कि वो पॉलिएस्टर का झंडा भेज देते हैं यहाँ पे। आप समझ रहे हैं, एक जगह पे आपको पता है कि अगर चीन से झंडा आएगा
तो यहाँ के जो झंडे के कारोबारी हैं उनकी दुकानदारी पर असर पड़ेगा, तो उसको रोकिए। और यहाँ का कारोबारी उसी तरह से पॉलिएस्टर का झंडा लगा के राष्ट्रध्वज की सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो आपको स्वीकार्य है। और उसी के बहाने से आप इंपोर्ट होने वाला झंडा रोक देते हैं। अब इस बात को आप बताइए क्या किया जाए। आप कह रहे हो खादी का ही झंडा होना चाहिए, अब तो आपने इजाज़त दे दी, इसका मतलब क्या चीन से झंडा आयात करने की इजाज़त दे देंगे आप? क्योंकि इसी आधार पर आपने रोक लगाई थी, और जब आपने रोक लगाई थी तब भारत में झंडे पॉलिएस्टर के बन रहे थे और लंबे लंबे झंडे फहराए जा रहे थे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझ में आई होंगी कि राष्ट्रध्वज का सम्मान भी लोगों ने व्यापार बना लिया है। इससे ज़्यादा क्या कहूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।